गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग अपनी थर्ड यूनिट को कर रहे थे, जिसमें कि हम बाल केंद्रित शिक्षा एवं शैक्षिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम अब तक समझ चुके हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। अब शैक्षिक विचारकों की बात आती है, क्योंकि यहाँ जितने हम शैक्षिक विचारकों की बात करेंगे उन सबकी शिक्षा संबंधी जितने भी विचार हैं वो विचार बाल केंद्रित शिक्षा का ही समर्थन करते हैं, या यूँ कहें कि उन्होंने जितने भी शैक्षिक विचार अपने प्रस्तुत किए हैं उनमें बालक को केंद्र में रखा है और शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में उसको महत्व प्रदान किया, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का बालक का रहेगा और शिक्षक का स्थान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षक का जो स्थान है वह एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में माना है। सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे आज, वो है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार। महात्मा गांधी का परिचय मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग बचपन से गांधी जी के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे था, उनकी शिक्षा दीक्षा वगैरह ये सब कुछ इनके बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बात करते हैं महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार। शैक्षिक विचार चूंकि महात्मा गांधी ने LLB किया था, वो एक वकील थे और वे गुजरात के एक व्यापारी के साथ में, क्योंकि इनने इंग्लैंड से LLB कंप्लीट किया था और उसके बाद वो इंडिया भारत आ गए। फिर वे एक गुजरात के एक व्यापारी हैं, उनके साथ वो अफ्रीका गए थे, जहाँ पर सबसे पहली बार उन्होंने, ये प्रसंग आप लोगों को सबको पता है कि वो फर्स्ट क्लास की बोगी में ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें अश्वेत का नाम देकर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और उन्होंने वहीं से रंग भेद था उसके ऊपर अपना आंदोलन या जो विचारधारा थी, रंग भेद की प्रथा थी, इसका विरोध करते हुए आंदोलन प्रारंभ किया था और ये गांधी जी वहीं से चर्चा में थे। और जब ये भारत आए तो उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ भारतीयों ने स्वागत किया, क्योंकि वे साउथ अफ्रीका में अफ्रीका के अंदर उन्होंने बहुत इस रंग भेद पर जो संघर्ष किया था, जो आंदोलन किया था, उसकी वजह से उनको भारत में बहुत मान्यता या उन्हें बहुत महत्व प्राप्त हुआ और लोग उनको पहचानने लगे थे। जब वे भारत आए तो निश्चित ही ये वर्गीय होने में एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, वे चाहते थे, देश को आजाद कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अफ्रीका से आते ही किसानों के साथ सर्वप्रथम किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी प्रारंभ करी और उन्होंने वहां से भारत में स्वतंत्रता संग्राम की जो अपनी यात्रा थी उसे प्रारंभ किया। इसी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने ये चीज महसूस की कि अगर भारत को आजाद कराना चाहते हो तो यहाँ की संपूर्ण जनता को शिक्षित होना अनिवार्य है। संपूर्ण जनता को शिक्षित होना अनिवार्य, यानी कि देश को अगर आजाद कराना चाहते हो तो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा एक वह माध्यम है जिससे व्यक्ति की विचारधारा और सोच में परिवर्तन आता है। दूसरा, तात्कालिक समाज की जो परिस्थिति थी, तात्कालिक समाज की जो स्थिति थी वह बड़े दयनीय नहीं कह सकते हैं हम, जिसकी वजह से हम एक राष्ट्र के विकास की जो कल्पना करना चाहते थे
वह चीज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक जो स्थिति है उसमें सुधार या बदलाव की आवश्यकता है और इसके लिए अनिवार्य है शिक्षा। अर्थात कहने का मतलब ये था कि गांधी जी इस चीज को बहुत करीब से महसूस कर चुके थे कि भारत को अगर विकास की प्रक्रिया में आगे लेके चलना है, पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर भारत को चलना है तो अनिवार्य है कि भारत की जनता या शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयास किए जाए। क्यों? उन्होंने शिक्षा पर बल क्यों दिया? समाज की उस समय बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। उन कुरीतियों पर बल देने की बजाय, उन कुरीतियों को समाप्त करने पर बल देने की बजाय उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो तात्कालिक शिक्षा थी अंग्रेजी शिक्षा थी। कौन सी शिक्षा थी उस समय? अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजों की जो शिक्षा थी, अंग्रेजी जो शिक्षा थी वह शिक्षा या उस शिक्षा के माध्यम से तात्कालिक समय में लोग केवल डिग्रीधारी बेरोजगार तैयार हो रहे थे। डिग्रीधारी बेरोजगार तैयार हो रहे थे, यानी कि डिग्री है उनके पास क्योंकि वो बीए पास है, लेकिन उनके पास वो केवल एक ऐसे डिग्रीधारी बेरोजगार तैयार हो रहे थे। और दूसरा जो ये तैयार हो रहे थे वो हो रहे थे सस्ते कर्मचारी। सस्ते कर्मचारी तैयार हो रहे थे, यानी कि रंग रूप में भारतीय हैं लेकिन मानसिकता में वे अंग्रेजी। ऐसे में हम जो ये रंग रूप में भारतीय और मानसिक रूप से अंग्रेजी, यानी कि जो रंग रूप में भारतीय और मानसिक रूप से जो अंग्रेज तैयार हो रहे थे, इन अंग्रेजों की वजह से, भारतीय अंग्रेजों की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। क्यों? उसका क्या कारण था? इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा था वह हो रहा था हमारी पारंपरिक व्यवस्थाओं को या पारंपरिक सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्थाएं जो थी वे प्रभावित हो रही थी। क्योंकि हमारी जो ये पीढ़ी थी, ये हमारी अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं को, हमारे परंपरागत व्यवसायों को हीनता की दृष्टि से देखती थी, हमारे अपने पौराणिक ग्रंथों को हीन समझकर और उनको एक ढकोसले का नाम दिया जाने लगा था। अगर वर्तमान कोविड की परिस्थिति में अगर हमारी परंपराओं की तुलना की जाए तो आज जो हमारी परंपराएं थी कि भाई घर के अंदर प्रवेश करने से पहले घर के बाहर हाथ पैर धोकर, चप्पल खोलकर और फिर घर में प्रवेश करना चाहिए। आपको नियमित रूप से दिन में कई बार हाथ धोने, कुछ भी कार्य करने से पहले हाथ धोने बहुत जरूरी है। ये सब क्यों था? क्योंकि ये वही व्यवस्थाएं थी कि जो अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो बहुत सारे उस समय कहा जाता कि कीड़े, कंजर आदि साथ में आ सकते हैं। तो वही चीजें आज नाम बदल गया है, बैक्टीरिया अंदर आ सकते हैं, इसीलिए आपको कोरोना वायरस आपके साथ अंदर आ सकता है। इसलिए आपको बाहर ही हाथ धोने हैं, चप्पल वगैरह सब घर के बाहर ही खोलकर फिर घर के अंदर प्रवेश करना है। परंपराएं हमारी हैं, हमारी थी, लेकिन इन्हें हमने अपने स्टैंडर्ड या यूँ कहा जाए कि अपने एटीट्यूड के चक्कर में हमने हमारी उन अंग्रेजी एटीट्यूड के चक्कर में हमने हमारी उन्हीं परंपराओं को हीनता की दृष्टि से देखा और वो दिन प्रतिदिन भारत के पतन का कारण बनती चली। इसीलिए ये जो एक शिक्षा का जो उस समय ढांचा था, जो केवल डिग्रीधारी बेरोजगार तैयार कर रहा था, सस्ते कर्मचारी तैयार कर रहा था और मानसिक रूप से अंग्रेज तैयार कर रहा था, इस व्यवस्था को या इस शिक्षा की व्यवस्था को गांधी जी को देखकर और बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजनीति के साथ
यानी कि हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी की सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि वे आदर्शवादी, भारतीय आदर्शवादी विचारक थे। अर्थात कि ये वे विचारक थे जिनमें कि उनकी विचारधारा में भारतीय मूल्य, भारतीय आदर्शों का पालन पोषण करना बहुत अनिवार्य है। वे आत्मा को, उनका मानना क्या था, आत्मा एक है, ठीक है, और शरीर अलग अलग, ठीक है ना, कि आत्मा तो एक है, शरीर अलग अलग। जैसे सूर्य एक है, ठीक है, और इसके प्रकाश के लिए जो इसकी किरणें हैं वो अनेक हैं। उसी तरह से आत्मा एक है और इन्हीं किरणों की तरह शरीर अलग अलग है। अर्थात कि जीवन का अंतिम लक्ष्य इसी आत्मा की विलय से होना चाहिए, क्योंकि यह एक है और शरीर अलग अलग है, तो हर व्यक्ति में यही एक आत्मा विद्यमान होती है। इस शरीर समाप्त होता है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे कि हम एक नया पुराना कपड़ा बदलकर दूसरा कपड़ा धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, अर्थात यह मरती नहीं है। यानी कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है, और सत्य क्या है कि आत्मा एक है, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति या आत्मा जो है वो परमात्मा का ही, या यूं कहा जाए कि परमात्मा का ही अंश है, यानी इसकी प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो गांधी जी भारतीय आदर्शवादी विचारक थे। फिर वे मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो उनका ईश्वर में बहुत अटूट विश्वास था, वो ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे। इसीलिए उनका कहना था कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आत्मा एक है और शरीर अलग अलग है। जिस तरह से सूर्य एक होता है और उसकी किरणें अलग अलग होती है, वैसे ही आत्मा उसी सूर्य की आत्मा की तुलना उस सूर्य से की गई है जो कि एक है, और शरीर की तुलना किरणों से की गई है जो कि अनेक है। वही स्थिति, उसी चीज को गांधी जी विश्वास करते हैं। दूसरी बात क्या आती है कि अगर हम देखें तो गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, आदर्शवादी विचारक है, इसीलिए उनके जीवन दर्शन को हम समझते हैं तो गांधी जी का जीवन दर्शन, गांधी जी के जीवन दर्शन की जहां तक बात आती है तो वो अपने जीवन दर्शन में 8 बातों को महत्वपूर्ण, 4 तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और 4 यूं कहा जाए कि उन्हीं के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज वे किसमें विश्वास करते थे? वे विश्वास करते थे सत्य में, और इसी सत्य के दम पर उन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्रता प्रदान की। वे असत्य से सख्त नफरत करते थे। हालांकि अगर उनके बचपन के किस्सों को पढ़ा जाए, समझा जाए तो निश्चित है कि बचपन में उन्होंने भी असत्य का सहारा लिया होगा, लेकिन इस असत्य से क्या दुष्परिणाम होते हैं इस चीज को उन्होंने बहुत नजदीक से महसूस किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीवन में अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य की राह पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने सबसे पहली चीज जो थी वह सत्य पर बल दिया। दूसरी बात जो थी अहिंसा। अहिंसा यानी कि किसी भी प्रकार की हिंसा से हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो अहिंसात्मक विरोध के माध्यम से आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी धारा को, इसी विचारधारा को लेकर गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में, हम चोरा चोरी कांड को इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण समझ सकते हैं, अहिंसा के समर्थक में, कि वे एक तरह से कहा जाए कि ये कहा जाता है कि अगर चोरा चोरी कांड दांडी यात्रा के समय अगर चोरा चोरी कांड न हुआ होता तो
निश्चित मानकर चलिए कि जो आज़ादी हमको 1947 में प्राप्त हुई है उससे पहले हमें प्राप्त हो जाती। गांधी जी ने इस चीज़ की परवाह नहीं की। क्यों? कि दांडी मार्च के दौरान ही चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन पर जो कहना चाहिए स्वतंत्रता सेनानियों थे उनके द्वारा आक्रमण किया, मतलब हमला करके, और वहाँ की पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुँचाया गया और वहाँ पर मौजूद लोगों को हानि पहुँचाई गई। तो यही कारण था जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि हिंसा जो है, जिस तरह से हमारे पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो हमें दर्द का अनुभव होगा, तो दूसरों पर भी अगर हाथ उठाया जाता है तो क्या उन्हें दर्द की अनुभूति नहीं होगी? गांधी जी इस बात को कहते थे। तो उनका कहना यही था कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। हिंसा करने का अधिकार ईश्वर ने किसी को प्रदान नहीं किया है, क्योंकि प्रकृति या ईश्वर स्वयं न्याय करने के लिए क्योंकि ईश्वर में अटूट विश्वास था, इसीलिए वे कहते थे कि न्याय करने के लिए कौन है? ईश्वर उपस्थित है। इसीलिए मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है, मनुष्य को अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ में कि वह हिंसा का सहारा ले, हिंसा करे। गांधी जी का कहना था कि मनुष्य को कोई अधिकार नहीं कि वह किसी अपनी बात को मनवाने के लिए या किसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा ले या किसी को हानि पहुंचाए। हिंसा का मतलब किसी की हत्या या मारपीट नहीं है। ये कहा जाए कि चोरी करना भी एक तरह से प्रकार की हिंसा होती है या असत्यता है। इसीलिए उनका मानना था कि हमेशा अहिंसा दृष्टि से आप अगर जीवन को जीते हैं तो निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। अर्थात भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के जो विचार थे उनका अनुसरण उन्होंने अपने जीवन में किया। और अगली बात जो कि वह निर्भयता, यहाँ पर भय की प्रवृत्ति से भी गांधी जी दूर रहने की सिफारिश करते हैं। वह कहते थे कि जो मनुष्य डर गया वो मर गया, यानी कि जो डर जाता है वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निर्भय होना अनिवार्य है। गांधी जी अगर निर्भय नहीं होते, अगर वे अंग्रेजों के अत्याचारों से डर गए होते तो निश्चित मानकर चलिए कि वे संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करके और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं कर पाते और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर नहीं कर पाते। इसीलिए निर्भय प्रवृत्ति, उन्होंने निर्भीक होकर अहिंसा और सत्य का पालन करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को निरंतर रूप से आगे बढ़ाया। इसीलिए गांधी जी का जो जीवन दर्शन था वह निर्भयता पर आधारित था। चौथी बात जो इसमें इनकी महत्वपूर्ण थी वह सत्याग्रह। सत्याग्रह पर वे बल देते थे। उनके सभी आंदोलनों में सत्याग्रह का सत्य के आधार पर वह आंदोलन की विचारधारा को रखते थे। अगली बात जो इसमें आती है वह आती है परमात्मा में दृढ़ विश्वास। परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखते थे और इसीलिए वे स्वतंत्रता आंदोलनों में अपने आप को आगे बढ़ा पाए थे। फिर व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति पर भी बल देते थे। आध्यात्मिक प्रकृति पर भी वे बल देते थे कि मनुष्य भी हमें आध्यात्मिक प्रकृति का होना अनिवार्य है। अगर वह आध्यात्मिक प्रकृति का है तो वह सत्यता का पालन करेगा, अहिंसा का पालन करेगा, निर्भय रहेगा, सत्याग्रह का पालन करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसमें आध्यात्मिक गुण होंगे उनमें मानवीय मूल्यों का वे
विकास होगा और वह एक तरह से कहा जाए कि एक आदर्श व्यक्तित्व हो सकता है। इसीलिए आध्यात्म की प्रकृति पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया। फिर आध्यात्मिक समाज, यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति पर बल दिया, है ना। और नेक्स्ट है समाज की आध्यात्मिक प्रकृति, यानी कि मनुष्य में ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से समाज विशेष में भी आध्यात्मिक प्रकृति का होना अनिवार्य। अर्थात कि ये कहा मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि आदर्श मूल्यों के पालन के लिए आध्यात्म से जुड़ा होना अनिवार्य। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने दोनों बात कही कि केवल एक व्यक्ति तक ही आध्यात्मिक प्रकृति का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी आध्यात्मिक होना, समाज का भी होना अनिवार्य है। और अंतिम बात प्रेम पर भी उन्होंने बल दिया कि अगर मानव मात्र के, प्राणी मात्र के प्रति अगर आप प्रेम नहीं रख रहे हैं तो मान कर चलिए कि आप किसी भी गुण की चर्चा अगर आप करते हैं तो वो गुण व्यक्ति में नहीं आ सकता है। तो गांधी जी के जीवन दर्शन के अनुसार उन्होंने 8 बातों पर विशेष रूप से बल दिया, जिसमें ये 4 बातें सत्य, अहिंसा, निर्भय और सत्याग्रह पर तो इनका विशेष रूप से बल था। फिर इनकी बात आती है शिक्षा दर्शन की बात आती है, क्योंकि जीवन दर्शन समझ में आएगा तभी हम शिक्षा दर्शन की बात कर पाएंगे। तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो गांधी जी ने अपनी शिक्षा के स्वरूप पर जो शिक्षा का ढांचा तैयार किया है या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसमें उनके जीवन दर्शन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि जीवन को जीने के लिए मनुष्य में आत्मविश्वास का होना अनिवार्य, और आत्मविश्वास के लिए अनिवार्य है कि उसके हाथ में कुछ हुनर हो, कोई कौशल हो। अर्थात कौशल होगा तभी वह निर्भीक होगा, कौशल होगा तभी वह सत्य का पालन करेगा क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और वह अहिंसा का पालन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। इसीलिए उनका जो जीवन दर्शन था या शिक्षा दर्शन जो था, उसमें उनके जीवन दर्शन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती। तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन शिक्षा दर्शन की जो कुछ मोटी बातें हैं जिनकी वजह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, तो वो कारण थे, उनमें सबसे पहली चीज जो रखी थी उन्होंने राजनीतिक उन्नति के साथ राजनीतिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति, सामाजिक उन्नति पर बल दिया। ठीक है ना। राजनीतिक उन्नति के साथ सबसे पहली चीज जो थी इनके शिक्षा दर्शन में, उसमें यह था कि सामाजिक राजनीतिक उन्नति के साथ में सामाजिक उन्नति का होना अनिवार्य है। अर्थात कि समाज की उन्नति होनी बहुत जरूरी है और उसका मूल आधार क्या होगा? शिक्षा। यानी कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत या उनके शैक्षिक विचारों में ये बात स्पष्ट थी कि वे राजनीतिक उन्नति के साथ समाज की उन्नति करना चाहते हैं। अगली बात जो इसमें उन्होंने बल दिया था, बल दिया था, दूषित समाज में आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। दूषित समाज में आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है ना। अब यहाँ पर उनका क्या कहना था कि उन्होंने जो शिक्षा दर्शन जो प्रस्तुत किया उसके पीछे एक कारण क्या था? उनका मानना था कि दूषित राज्य क्या है, यानी कि वह व्यवस्था जिसमें कि किसी भी प्रकार की ये कहा जाए कि एक तरह से अत्याचारपूर्ण अगर माहौल है, वातावरण है, हिंसा का पालन हो रहा है, असत्य का पालन
में, संपूर्ण राष्ट्र में एक दूषित वातावरण का प्रादुर्भाव हुआ किया। और उसकी यही कारण था कि भारत की जो जनता थी, जैसे कि अपने पारंपरिक व्यवसायों को पारंपरिक व्यवसायों के माध्यम से वह अपनी आजीविका चलाते थे। और अंग्रेजों ने व्यापार के लालच में जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय थे उनको खत्म किया। कच्चा माल जो यहाँ पर लोग उद्योग में लाकर हाथ से वस्तुएं बनाते थे, इन्हें इंग्लैंड भेजा, वहाँ से पक्का माल बनाकर पुनः इन्हीं भारतीयों को बेचा, जिससे कि यहाँ के उद्योग धंधे समाप्त हुए और यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कहने का मतलब एक दूषित वातावरण फैल चुका था। ऐसे दूषित वातावरण में किसी भी आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आज मेरे पास किसी प्रकार के आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित है कि किसी और के पास होंगे या वो प्रयास करेगा। तो मैं अब वर्तमान में होता भी यही है कि किसी को भी अपने व्यवसाय या अपने कार्य में उन्नति करते देखते हैं तो टांग खींचकर उसको अपमानित करके उसको यूं कहा जाए कि ब्लैक पुलिंग के माध्यम से उन्हें वापस नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में देख लो, चाहे सरकारी नौकरी में देख लो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो ये विशेष रूप से अधिक देखा जाता है कि अपनी उन्नति के लिए दूसरों को का नुकसान पहुंचाना ये हमारी प्रवृत्ति है, जो कि वहीं से चली आ रही है। तो ऐसे दूषित वातावरण में हम किसी भी आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी का कहना यही था कि एक दूषित राज्य के अंदर आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए शिक्षा ऐसी हो जो इस दूषित समाज को आदर्श स्वरूप प्रदान कर सके और एक आदर्श राज्य की कल्पना या आदर्श राज्य का इसकी स्थापना की जा सके। अगली बात इसमें थी कि राजनीतिक क्रांति के साथ सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। राजनीतिक क्रांति के साथ सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। ठीक है ना? राजनीतिक क्रांति के साथ सामाजिक क्रांति को जन्म दिया, यानी कि यहाँ पर गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन का जो निर्माण हुआ उसके पीछे एक कारण यह भी था कि राजनीतिक क्रांति के साथ सामाजिक क्रांति का उन्होंने जन्म दिया और सामाजिक रूप से क्रांति को प्रादुर्भाव करने के लिए या क्रांति को आदर्शात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्होंने किस पर बल दिया? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा हमारी ऐसी हो जो राजनीतिक क्रांति के साथ में सामाजिक क्रांति को जन्म दे सके, इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर बल देना प्रारंभ किया और उन्होंने शिक्षा के मूल्य मोल को समझा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगली बात जो इसमें अंतिम जो विचारधारा दिया मानना था अपने शिक्षा दर्शन में बता, शिक्षा के द्वारा शिक्षा व्यक्ति के, अब शिक्षा के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं? वह है हृदय, मन। ठीक है, व्यक्ति को हृदय मन से पवित्र कर, जो सबसे बड़ी चीज थी इन्होंने वो यहाँ कही थी कि मनुष्य शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को मन और हृदय से पवित्र किया जाए और उससे किस तरह के समाज की स्थापना हो? हृदय और मन से पवित्र कर शोषण, विहीन समाज की स्थापना
की ठीक है ना। यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के हृदय और मन को पवित्र किया जाए, यानी कि ईर्ष्या, द्वेष, भय, ऐसी जो जितने भी दूषित वातावरण को करने वाले थे उसको समाप्त करके और शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जाए। गांधी जी की शिक्षा दर्शन से संबंधित विचारों को अभी हम यहीं तक करते हैं, इसमें अभी और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक टॉपिक अधूरा है, होमवर्क देने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए आज केवल यहीं तक बात को सिर्फ समझिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को 3 बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन